Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis and today we are going to discuss some comprehension strategies या फिर हम बात करें पैसेज स्ट्रेटजीज के बारे में। अभी आपने एग्जाम दिया होगा नाटा का, ऑल्दो इट वाज एन आर्किटेक्चरल एग्जामिनेशन, पूछा कुछ नहीं आर्किटेक्चर से रिलेटेड खास, तो सब कुछ इंग्लिश से ही था, बट एनीवेज अब जो भी है तो आपको पैटर्न पता चल चुका है। सो इन द लास्ट एग्जामिनेशन इट वाज अराउंड 20 क्वेश्चन केम फ्रॉम द पैसेज। एक पैसेज दिया होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में आपको जवाब देना होता है। और हम लोगों ने अभी जैसे टेस्ट कंडक्ट कराया है ऑन आवर बैच, आवर स्टूडेंट्स, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर फेलिंग समवेयर इन दी कॉम्प्रिहेंशन। तो मैंने सोचा कि एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को डिस्कस किया जाए कि इन फ्यूचर आपके अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, व्हाट शुड बी द टेक्निक, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजीज टू सॉल्व दिस टाइप द क्वेश्चन। सो फॉर टुडे आई विल गिव यू आई थिंक 8 or 10 सम टेक्निक्स, एक फॉर्मुलेस दूंगा मैं आपको। अगर आप उनको यूज करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दी पैसेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये चीज समझ लो कि द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन नॉट, यू नो नीड टू नो इज दैट नो थ्योरी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन विल लीड यू टू करेक्ट आंसर। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि 1+2 मैं आपको दे दूं तो इट विल कम टू 3, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये एक आर्ट है, और अगर आर्ट है तो ये धीमे धीमे ही इंप्रूव होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लाइन खींचते हो तो आपकी लाइन सीधी आती है, नहीं आती है, तो फिर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, तो अल्टीमेटली यू विल गॉट टू नो कि लाइन आप सीधी खींच सकते हो। तो ये प्रैक्टिस करने के साथ ही इंप्रूव होगी। सो इट इज लाइक एन आर्ट, इट्स कम विद प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे और जितनी समझदारी होगी, अंडरस्टैंड कर पाओगे पैसेज को, उतनी ही आसानी से आप नंबर स्कोर कर सकते हो, उनका सही जवाब दे पाओगे। बिफोर आई स्टार्ट आई विल लाइक टू टेल यू आउट वन थिंग कि हमारे जो प्लान्स हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, और 31 मई जो हमारा ये लास्ट बैच है वो चल रहा है। लेकिन फॉर द लास्ट 3 to 4 days आई एम गेटिंग सो मेनी रेस्पॉन्सेज फ्रॉम ऑफ कोर्स फ्रॉम यू, फ्रॉम द यूट्यूब। तो हम लोगों ने सोचा है कि जो ये बैच है ये 31 मई तक ही है, और ऑलरेडी जो हमारा बैच चल रहा है उसके अंदर आई थिंक 8 to 10 क्लासेस हो चुकी हैं। सो वी आर थिंकिंग कि आपकी जो 8 से लेकर जो 10 क्लासेस हुई हैं, अगर आप अब ज्वाइन करते हो तो आपकी ये क्लासेस हम लोग एक्स्ट्रा टाइम लेके, एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर करा देंगे। ठीक है, तो अगर हम आपसे बात करें कि क्या प्लान्स क्या हैं हमारे, तो अगर आप हमारा कॉम्प्रिहेंशन प्लान चल रहा है सिर्फ, दिस इज द ओनली प्लान यू हैव, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 30 लाइव क्लासेस, जहाँ पर आपको 30 क्लासेस लाइव प्रोवाइड की जाएंगी प्लस रिकॉर्डिंग। इन केस अगर आप भूल जाते हैं या आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपकी 7 बजे से हमारी क्लास होती है इन द मॉर्निंग, और चलती है 9 इन द मॉर्निंग। 2 घंटे क्लास होती है, जिसके अंदर 1.5 घंटे हम लोग डिस्कस करते हैं, और लास्ट के 15 से 30 मिनट डिपेंड करता है कि बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं, लाइक उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको डील करते हैं। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है, साथ साथ आपको 9 प्रिंटेड बुकलेट्स होती हैं जो सिलेबस की है, आप एक घर पर डिलीवर की जाएंगी, और साथ में 15 मॉक टेस्ट होंगे, जिसके अंदर 5 to 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। एक ऑलरेडी हो चुका है, उसी के बारे में मैंने देखा है, तो काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाकर आप लोगों का बताया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ हैविंग द 12,000 रुपीज़। आप ज्वाइन करते हैं, जो क्लासेस मिस हुई हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, और अगर ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं तो हम उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेके वीक में कवर अप करा देंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 31 मई इज़ द लास्ट डे, उसके बाद हम लोग कोई भी क्लास नहीं लेंगे, नॉर्मली हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को सिस्टम अपना अपग्रेड कराना है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इट इज़ अ लास्ट बैच, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, रिडल्स एंड ऑल दिस थिंग। बाकी हम लोगों ने इंस्टाग्राम पर वी हैव स्टार्टेड दी जीके सीरीज, और साथ साथ हम लोग रिडल्स और पजल्स के बारे में क्वेश्चन अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। कोर्स लेने के लिए दिस इज माय नंबर 9250809050, तो यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे या फिर इस मेल पर आप मुझे पूछ सकते हैं। चलो, बाकी अभी ये चीज़ समझ में आ गई है आपको, इट इज़ एन आर्ट, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसी कोई बता नहीं सकता हूँ कि आपको ये सीख लो आपको आ जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 1 पर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। ये मुझे भी नहीं पता है नाटा के रिलेटेड, क्योंकि नॉर्मली जो पैसेजेस आते हैं ये गवर्नमेंट सर्विसेज में या फिर जो वैकेंसीज होती हैं उन क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। लाइक अगर कोई नीट का एग्जाम है तो दे विल आस्क रिगार्डिंग द मेडिकल, वो क्यों पूछेंगे इंग्लिश वाला। आप सोच कर देखो, इंग्लिश का एग्जाम है, उसमें पूछ रहे हैं आपके आर्किटेक्चर वाली चीज़ें, कोई बन नहीं रहा है ना, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। बट अगेन द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन प्रेजेंट सिनेरियो इट इज़ द कॉमन सेंस।
तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर आप ये देखेंगे द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सेक्शन इन नाटा एग्जामिनेशन होल्ड ए ग्रेट सिग्निफिकेंस। इट्स कवर अराउंड 4 to 6 पैसेजेस। आपको 4 से लेकर 6 पैसेज आ सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे ये वाला लास्ट अटेम्प्ट गया, इट वाज 5 क्वेश्चंस, 5 पैसेजेस, और उसके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पैसेज से आ रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं पता है कि कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो अलग डिस्कशन है, कभी करेंगे, लेकिन अभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट द एप्टीट्यूड ऑफ द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अनयूजुअल टेक्स्ट टॉपिक टू आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। तो क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। देखो गवर्नमेंट सर्विसेज में ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। रीज़न क्या होता है कि जब एक आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि बैक डोर पे क्या चल रहा है। आपके पास एक फाइल आती है, आप उसको पढ़कर कुछ डिसीजन लेने होते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है कि रीडिंग पैसेजेस एंड गिव सम क्वेश्चंस थ्रू अंडरस्टैंडिंग द पैसेजेस, इट इज मोर रिलेटेड फॉर द एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड। अब इनको पता नहीं क्या सूझा है, बट खैर ठीक है। सो इन नाटा एग्जामिनेशन यू विल बी गिवन द पैसेज ड्राइव्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ द सब्जेक्ट्स एरियाज विच इंक्लूड ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड लेटेस्ट हैपनिंग इन द सोशल एरिना। अगर मैंने जो देखे हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था कि पैट क्वेश्चन किस तरह के आए थे पैसेजेस, आप जाकर देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बैक नॉलेज होना थोड़ा सा फायदा हो जाता है। जैसे अगर आपको पता है कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, एक पैसेज आ गया तो आपको थोड़ा सा जानकारी होगी कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, 20 क्वेश्चंस आए थे नाटा में, तो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो यही है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पैसेज इन नाटा कैन वेरी फ्रॉम 150 टू 50 वर्ड्स। सो 150 वर्ड से लेकर 250 वर्ड्स के आसपास क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, और उसको आपको पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको आपको जवाब देना होता है। द पैसेज इज जनरली फॉलोड बाय द 4 क्वेश्चंस टू चेक द मेथोडोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। वो 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको चेक करने के लिए कि आपको जो पैसेज दिया गया है वो समझे हो या नहीं समझे हो। द क्वेश्चंस आर ऑलवेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप विद ईच क्वेश्चन फॉलोड बाय द 4 ऑप्शंस। तो आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से एक ही क्लिक करना होगा। आउट ऑफ विच द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन शुड बी चूज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। तो क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से एक सही होगा। वो आप सही कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जितना जल्दी समझोगे, जितना अच्छी तरह से समझोगे, इतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। द आइडिया टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इफेक्टिवली कैन बी इवॉल्व ओनली बाई इनहेंसिंग रीडिंग हैबिट। और ये कैसे इंप्रूव होगा? जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अपनी रीडिंग क्वालिटी को इंप्रूव करोगे। ठीक है, तो आपको ये तो समझना ही है कि फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड आंसरिंग द क्वेश्चन विल टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू साइमल्टेनियसली अंडरस्टैंडिंग द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस कॉन्सिक्वेंटली। इट हैपेंस दैट समटाइम कैंडिडेट अवॉइड रीडिंग पैसेज। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अच्छा क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आया है तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, वो पैसेज को अवॉइड करते हैं कंप्लीटली एंड हरीडली स्टार्ट इन आंसर द क्वेश्चन, और क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पर जंप कर जाते हैं आंसर्स के ऊपर। इन दैट केस देयर आर ह्यूज चांसेस फॉर हर और हिम टू एंड अप विद गिविंग रॉन्ग आंसर्स। ये तरीका गलत है। ठीक है, तो पहला रूल क्या था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वी हैव डिस्कस इट। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी बात की कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, अब उनको अच्छी होने का तरीका क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू शुड डू द कैटेगराइज द मेन पार्ट ऑफ द पैसेज। आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि जो पैसेज है वो किस टॉपिक से आया है। मतलब वो देखो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंडली यू शुड फोकस ऑन द मेन वर्ड इन द सेंटेंस, और जहाँ पर जो मेन वर्ड्स दिए जाते हैं, दिखाऊंगा अभी आपको मैं, उनको फोकस करने की जरूरत होती है। द नेक्स्ट बेस्ट आइडिया इज टू कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस इट एट होम एंड चेक हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग एंड ट्राई टू रिड्यूस द टाइम डिफरेंस। तो आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे, लेकिन टाइम लिमिटेड रहता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आपको चेक करना होगा कि कितना टाइम मुझे लग जाता है। ठीक है, तो बाकी हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं इस चीज़ के, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी नहीं भी ज्वाइन करना होगा तो आई थिंक नेट पे चेक करोगे मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं है एजुकेशन के बिना पैसे खर्च करे नहीं हो पाएगी, हो जाती है अगर आप करना चाहें। हाँ, थोड़ा ईजी रहता है अगर आप कोर्सेज लेते हैं, बाकी आप कर सकते हो। ब्रश अप योर वोकेबलरी, और आपकी बात आती है वोकेबलरी, तो उसका तरीका क्या है, आप एक नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो आपको कई सारी चीज़ें पता ही नहीं चल पाएंगी, करंट्स में क्या चल रहा है, आपको कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, ये सब चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है,
तो दूसरा एक तरीका होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हम 5 वर्ड डेली के करेंगे, 10 वर्ड्स डेली के करेंगे, वो तरीका भी गलत है। बस अब बात करूंगा मैं इन बिटवीन कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वोकेबलरी को। अभी बैठे रहो थोड़ी देर। सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव वाइल रीडिंग अ पैसेज ऑन द फर्स्ट को, दस सेविंग द टाइम टू रीड इट अगेन। जब आप पैसेज पढ़ रहे होते हो तो उसमें आपका ध्यान 100% पैसेज पर होना चाहिए। क्यों? आप क्या सोचते हो माइंड कहीं और चला गया तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द फुल पैसेज और फिर प्रॉब्लम आएगी, आप दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सो यू आर गोइंग टू एंड अप विद वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तो एक बार पढ़ो, लेकिन एक बार का मतलब 2 बार ही पढ़ सकते हो, लेकिन फिर विद फुल 100% अटेंशन। डू नॉट हरीडली जंप इनटू द गिविंग वेग और अनसर्टेन आंसर टू एनी क्वेश्चन। जल्दबाजी मत करो कि इसका जवाब तो यही होना चाहिए, मैं कर देता हूँ। द आंसर ऑलवेज इज इटसेल्फ गिवन इन द पैसेज, और उसका जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसका सही जवाब आपको पैसेज में ही मिलेगा। तभी तो पूछा गया है ना, क्वेश्चन पूछा गया है पार्लियामेंट के ऊपर, और आप मान के चलो आपसे पूछना आर्किटेक्चर के ऊपर, तो पूछना मतलब क्या पैसेज का। तो क्वेश्चन अगर आपको पैसेज सही आ गया है समझ में, तो उसका सही जवाब भी आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, चलो उसके बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में। इन नाटा द एग्जाम, पहले आप समझो कि जो नाटा के जो एग्जाम सेटर जो सेट करते हैं ना, वो फ्रेम नहीं करते हैं। इन नाटा द एग्जामिनर डू नॉट फ्रेम राइट द पैसेज ऑन देयर ओन। और इतने अच्छे नहीं होते हैं इंग्लिश में कि नया कुछ सोचेंगे लिखेंगे। वो क्या करते हैं, दे सिंपली कॉपी इट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो इसलिए जरूरी है, न्यूज़पेपर कॉलम से वहाँ से कॉपी करते हैं, उठाते हैं। कोई साइंस जर्नल दे लेते हैं, अगर मान ली साइंस एंड टेक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कोई किसी का आर्टिकल आया हुआ है तो वहाँ से उठाकर डाल देंगे। वे आर्टिकल रिलेटेड कुछ इवेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड कॉपी करके उठाकर डाल देते हैं, या किसी बुक से भी उठाकर डाल सकते हैं। सो दे ओनली फ्रेम द क्वेश्चंस बाय देमसेल्फ। वो सिर्फ क्वेश्चन ही बनाते हैं। जो आपको आया था ना एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं से कॉपी किया गया था। वो खुद नहीं बनाते हैं बैठ के कि हम कुछ बनाएंगे पैसेज, इतनी उनको है ही नहीं अंडरस्टैंडिंग। सो वाई डू पैसेज लुक डिफिकल्ट। तो बात ये आती है कि चलो अगर ये सब चीज़ें खुद बनाते नहीं हैं, कहीं से उठाते हैं, तो इतने डिफिकल्ट क्यों होते हैं? आता है ना कि मुझे क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, वाई इट इज सो डिफिकल्ट, देखो उसके पीछे रीजन क्या है। नेचर ऑफ द सेंटेंस। होता क्या है, जो ऑथर होते हैं ना, जो लोग पैसेजेस लिखते हैं, द ओरिजिनल ऑथर हु राइट द न्यूज़पेपर कॉलम्स, बुक्स, जर्नल्स, हैव ए हैबिट ऑफ यूजिंग वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उनकी एक आदत होती है कि वो लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं और एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे लगे कि बहुत अच्छा बोला जा रहा है। ये उनका नॉर्मल हैबिट होती है। ठीक है, जैसे एक अच्छे जो एक अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो भी ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। वहाँ बहुत सारे फुल ऑफ पैसिव वॉइस और सेंटेंस कनेक्टर यूज़ करते हैं, जबकि उसको बहुत आसान तरीके से समझाया जा सकता है। बने रहो वीडियो में, सबको समझाऊंगा मैं बहुत ईजी तरीके से। अगर आपने वीडियो देख ली ना, तो इट इज़ गोइंग टू बी क्रिस्टल क्लियर कि आपको पैसेजेस कैसे करने हैं। ठीक है, सो आइदर, अब एक चीज़ तो ये होती है कि बहुत डिफिकल्ट बनाते ही हैं। अगर अभी प्रॉब्लम आ रही है, सो आइदर योर वोकेबलरीज लो, या तो आपको वोकेबलरी बहुत कमज़ोर है, या फिर आपने यू डू नॉट रीड इंग्लिश रेगुलरली, और या फिर आपने इंग्लिश को सही से कंटिन्यूसली नहीं पढ़ा है। नॉर्मली क्या होता है ऑन दी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, या फिर उसमें हिंदी और इंग्लिश जो पैसेजेस आते हैं वो दोनों में ट्रांसलेट करके बनाए जाते हैं। देखो, पैसेज का मतलब होता है कि मुझे कोई टॉपिक, कुछ लाइन दी गई है, उसको मुझे पढ़ने के बाद मैं समझ पाऊँ। सो लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर फॉर द पैसेज। ये चीज़ मैं ही मानता हूँ। इंडिया इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देयर आर सो मेनी डाइवर्स कंट्री, सिटीजन्स, सोसाइटीज़ है, तो वहाँ पर इंग्लिश को एक मोनोटोमी नहीं हम कर सकते हैं। चलो, बट अगेन therefore it take you quite some time to pause and grasp each statement। तो आपको समझ में आया कि डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? या तो आपने इंग्लिश कंटिन्यूसली नहीं पढ़ी है, या फिर आपकी वोकेबलरी कमजोर है, या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, और क्या हो सकता है। देखो, नेचर ऑफ द क्वेश्चन क्या होता है। इन नाटा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे ABCD के ऑप्शन दिए जाते हैं बाद में। जैसे मान के चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, एक पैसेज दिया होगा, उसमें लिखा होगा कि इस पैसेज के हिसाब से देवानंद वॉज बोर्न, ऑप्शन दिए होंगे ABCD, आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, सो हैंस द आंसर वन, हैंस टू आंसर वन क्वेश्चन यू हैव टू नो फाइंड ओनली वन सेंटेंस। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके नाटा में। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, 3 गलत होते हैं, 1 सही होता है, टिक करके आ जाओ, गोला मार के जाना, दैट्स इट। डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, मान लो उसमें सेंटेंसेज आते हैं, थोड़ा सोचने मजबूर करते हैं, लेकिन इतने डिफिकल्ट नाटा ने अभी तक नहीं पूछे हैं, तो आई कंसीडर कि आगे भी नहीं पूछेंगे, आपको बहुत ईजिली ये आप सोल्व कर पाएंगे। सो देयरफॉर इन द लाइट ऑफ दीज 2 इश्यूज, एक तो नेचर ऑफ द सेंटेंस और नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, मैं ये मानता हूं कि जो MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इट वाज नॉट द क्वेश्चन विच इज मेकिंग द डिफिकल्ट, बट इट इज द ऑप्शंस विच मेक यू डिफिकल्ट।
जो क्वेश्चन करते हो ना आप MCQs में, तो क्वेश्चन का भी डिफिकल्ट इतना ही ना होता है, वो तो ऑप्शन डिफिकल्ट बनाए जाते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, महात्मा गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? यू विल रिमेंबर सर 2 अक्टूबर, है ना। पर मैं आपसे बात करूं कि कौन सा ईयर है, सो यू विल से, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, लाइक दिस इज ऑप्शन, दिस इज केस ए, 1867, 1868, 1869, 1870। बता दो पता करके, नहीं पता कर सकते आप, है ना, या तो पता होगा फैक्ट इन सब चीज़ों के लिए, या फिर मैं एक काम करता हूँ, या फिर एक क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं। सपोज मैंने एक ऑप्शन दे दिया 10 सेंचुरी BC, एक दे दिया 2020, एक दे दिया 1585, या फिर मैंने ऑप्शन दे दिया 1869। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन ही पे क्वेश्चन को डिफिकल्ट या इजी बनाते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इटसेल्फ कभी नहीं बनाता है। तो अब देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ जवाब नहीं दे सकते हो, यहाँ पर आप लॉजिक लगाओगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ 1869, वेरी मच ऑब्वियस, है ना। इतने पुराने थोड़ा ना हो सकते हैं, और अब इतनी जल्दी भी नहीं हो सकते हैं, इतना भी नहीं जानते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है तो उसके आसपास रहे होंगे। सो डेट ऑफ बर्थ ऑफ द महात्मा गांधी इज 2 अक्टूबर 1869। चलो, आपको समझना पड़ेगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके ऊपर एक आर्ट होती है इसको सॉल्व करने की, इसमें नॉलेज एक लिमिट तक काम करती है। अगर आपने आर्ट पकड़ ली ना वो समझने के लिए, दुनिया कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, आप उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फेल नहीं हो सकते। चलो खैर देखते हैं, अब हम बात करते हैं कि आपको ये पता चल गया कि नेचर ऑफ द सेंटेंस कैसा आया हुआ है और नेचर ऑफ द क्वेश्चन क्या है इसका। योर फर्स्ट रूल या टास्क वाइल सॉल्विंग द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज रिमूव द गार्बेज। गार्बेज का मतलब क्या होता है? जब पैसेज दिया जाता है ना तो उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन फालतू की होती है, उसको हटाना होता है। देखो कैसे, नॉर्मली क्या है, या तो उसको अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन आपके पास चॉइस नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम होता है तो थोड़ा सा दिमाग में डालना पड़ेगा, या फिर जो कुछ फेस होते हैं उसको काट दो, लाइन कर दो, मतलब उसे को इग्नोर करो, वो चलेगा। जो भी फालतू की लाइन्स होती हैं, फ्रेज होती हैं, वो किसी काम की नहीं होती, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करने के साथ ही आएगा। नाउ कम टू दिस रूल नंबर 2, लीव नथिंग फॉर लेटर। ये चीज़ याद रखना आपके लिए, ये मत सोचना कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अभी छोड़ देता हूँ, बाकी सॉल्व करता हूँ, फिर वापस आऊँगा। सपोज देर इज़ वन पैसेज विथ 4 क्वेश्चंस, एक पैसेज है उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। यू टेक 4 मिनट टू रीड पैसेज, आपने 4 मिनट लगाए पैसेज रीड करने के लिए और 30 सेकंड लगाए आपने सॉल्व करने के लिए। आपके टोटल कितने मिनट लगे? अराउंड 8 मिनट खत्म हो गए। लेकिन क्या हुआ, बट द 4th क्वेश्चन यू विल फील कि थोड़ा डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग है, आपको लगता है कि यार ए भी हो सकता है या सी भी हो सकता है। अगर आपने डिसाइड किया एंड यू डिसाइड ओके आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन लेटर आफ्टर फिनिशिंग द पेपर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही जाएगी। कभी भी बात के लिए मत छोड़ो कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा क्यों, तो देखते हैं। देखो सुनो, व्हेन यू लीव क्वेश्चन फॉर लेटर, आपने क्या करा, क्वेश्चन पढ़ा है, आपने 8 मिनट लगा चुके हो, तो आपको क्या लगेगा, इट इज अननेसेसरली क्रिएटिंग प्रेशर ऑन योर माइंड। आपने छोड़ दिया कि चलो बाद में करेंगे, ठीक है। वैसे भी आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ा है तो आपको दिमाग में रहेगा कि यार मुझे वापस जाना है, वापस जाना है, ये क्वेश्चन मुझे दोबारा से करना है। इट अननेसेसरली क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन योर माइंड, और आपके माइंड में प्रेशर डालेगा। वन पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज नाउ ऑक्यूपाइड, आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं उसमें एंगेज्ड है इन थिंकिंग यार आई हैव टू कम बैक टू द दैट क्वेश्चन अगेन। इट इफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन द अदर रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द पेपर। और ये आर्ट टीचर का एग्जाम है, इसके अंदर आपके एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपका माइंड अगर एंगेज रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसको उसी टाइम पर सॉल्व करो, पैसेज रीड कर लिया तो उसको उसी टाइम पर सॉल्व करो। व्हेन यू कम बैक, और दूसरा नुकसान क्या होता है, व्हेन यू कम बैक आफ्टर द फिनिशिंग पेपर द पैसेज वोंट बी इन योर मेमोरी। आपने पढ़ा हुआ है, इतनी सारी मेहनत करी है, एप्टीट्यूड सोच रहे हो बिल्डिंग कहाँ पर है, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, क्या प्लान बन रहा है, एलिवेशन बन रहा है, आपके पैसेज थोड़ा ना आपको याद रहेगा मेमोरी में। सो अभी क्या होगा, द मोमेंटम और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज इज लॉस्ट और पार्शली इवेपोरेटेड। या तो आपको पैसेज बिल्कुल याद नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत याद भी रहेगा तो फायदा कुछ नहीं है। सो यू हैव टू वंस अगेन रीड और एटलीस्ट ग्लांस थ्रू द होल डेटा वन मोर टाइम। तो अब आपको दोबारा पढ़ने के लिए या तो आपके पास फिर से पढ़ना पड़ेगा या फिर आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। व्हेन द पेपर टाइम लिमिट इज अबाउट टू फिनिश योर माइंड स्टार्ट प्लेइंग डर्टी ट्रिक्स ऑन यू। होता क्या है, आपने देखा होगा कि जब भी टाइम कम होता है ना तो आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। आपका माइंड ऑटोमेटिक प्ले करता है, जल्दी करो, गलतबाजी जैसे आपके माइंड में आ जाएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, ये सब चीजें। सो इफ अर्लियर यू विल फीलिंग 50-50 बिटवीन द 2 ऑप्शन, आपको लगता था ए और सी ऑप्शन सही है, नाउ योर माइंड विल टेल यू टू पिक वन ऑप्शन अंडर द प्रेशर, यू आर पुशिंग योर लक, नेगेटिव मार्किंग में डिग योर ग्रेव। तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें तो और ही प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं नया रूल बताऊंगा, अभी आ रहा हूँ उसी चीज़ के ऊपर, आपको अटेम्प्ट सारे करने हैं।
देयरफॉर व्हेनेवर यू रीड पैसेज डू ऑल क्वेश्चन एट वंस, डोंट लीव एनीथिंग फॉर द लेटर। जब भी आप पैसेज कर रहे हो, आपने पैसेज पढ़ लिया है उसको, तो सारे क्वेश्चन उसी टाइम पर सोल्व करो, बाकी टाइम नहीं मिलेगा आपको, और वो तरीका भी सही नहीं है। सो इफ यू कांट सोल्व ए पर्टिकुलर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन देन लीव इट फॉर गुड, डोंट पुट इट ऑन आई विल कम बैक लेटर लिस्ट। ये बोलोगे ठीक है अभी मैं इसको नहीं करता हूँ, बाद में कभी देखूंगा, मतलब मुझे आना नहीं है, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो बाद में आ जाऊंगी या आ जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ सोचना नहीं है। सेम एडवाइस फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। कुछ वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं है नाटा ने डेटा इंटरप्रिटेशन वाले, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसी टाइम सोल्व करो, दोबारा आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको दोबारा उतना ही टाइम लगेगा जितना आपने पहले लगाया है। ठीक है। रूल नंबर 3, पुश योर लक। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ खोने के लिए हमारे पास है ही नहीं। सो एज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो प्लीज डोंट, यहाँ पर टी गायब हो गया, डोंट हैव दिस बोर्ड एग्जाम मेंटेलिटी कि कॉम्प्रीहेंशन का हर सवाल टिक करना ही है। सो सॉरी लाइक डू हैव। सो आपको ये थोड़ा बोर्ड में होता है ना, कॉम्प्रीहेंशन आते हैं कि करना ही करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये वाला भी आपको यहाँ पर ही सोल्व करना है कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको गलत भी लिखोगे तब भी आपको सोल्व करके आना है, ट्राई करना है, बिकॉज देयर इज नथिंग ऑन द स्टेक इफ यू क्लिक ऑन द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल इज वेरीफाई एवरी ऑप्शन। वेरीफाई एवरी ऑप्शन का मतलब क्या है? सपोज कीजिए आपने क्वेश्चन लगाया, उसका पहला ऑप्शन आपने क्लिक किया और आपको लगता है सही है, तो ये नहीं कि आपने यू क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन एंड यू लीव ऑल दीज 3 ऑप्शंस। नो, इट इज नॉट द गुड स्ट्रेटजी। वंस द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर आर सेट इन सच वे दैट द मोमेंट यू रीड ऑप्शन ए, इमीडिएटली योर माइंड थिंक दिस मस्ट बी द राइट ऑप्शन। ऐसा लगता है कि यार यही सही होना चाहिए, एंड यू टिक इट विदाउट एक्चुअली गोइंग बैक टू द पैसेज टू कंफर्म वेरीफाई दैट आंसर। हम एक बार चेक करते हैं कि चेक नहीं करते हैं, अच्छा ये लगा हमने पैसेज रीड करा, उसके बाद लगा अच्छा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, उसका सही ऑप्शन यही होगा। जब भी ऑप्शन क्लिक करोगे तो एक बार पैसेज वापस जाकर देखो, फिर से वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो पहले वहाँ पर भी वेरीफाई करना है कि जो आप क्लिक कर रहे हो सही कर रहे हो सकता है कि आपके माइंड ने गलत तो नहीं पढ़ लिया है। यू मस्ट वेरीफाई ऑल ऑप्शंस A, B, C, D। डोंट टिक आंसर विदाउट वेरीफाइंग कन्फर्मिंग दैट द ओरिजिनल पैसेज। जब तक आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है तब तक टिक मत करो, बिकॉज व्हेन यू आर इन स्ट्रेस और हैसल और समटाइम योर आई सी वन थिंग बट योर माइंड रीड इट समथिंग एल्स। कभी कभी क्या होता है कि आपकी दिमाग कुछ और पढ़ता है, आपकी आंखें कुछ और बता रही होती हैं, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का कि आपका एग्जाम में प्रेशर में कैसे आप गलती करते हो। देखो मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं, लेकिन मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करता हूँ। मेरा सिंपल टारगेट होता है कि बिल्कुल डिटेल में जाके बिल्कुल बेसिक चीज़ों में एक बहुत ही लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा मेरी वीडियोज़ में, लेकिन इस बात की गारंटी है कि एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ये देखो, एक पैसेज दिया गया है, इन सम ईयर्स देवानंद वर्कड एज ए सर्वेयर, बिफोर दैट ही वॉज ए क्लर्क, बट बॉलीवुड वॉज हिज अल्टीमेट डेस्टिनी। आपने ये लाइन पढ़ी, ये पैसेज दिया गया है, आपका पता माइंड कैसे काम करेगा? आपका माइंड कैसे काम करेगा? अंडर द स्ट्रेस एंड द हैशल योर माइंड रीड इज कि देवानंद का कैरियर क्या रहा है, वो पहला सर्वेयर रहा है, फिर क्लर्क रहा है, फिर बॉलीवुड का हीरो बन गया। लेकिन ऐसे तो आपको ऐसे लगा ना, एक बार सोच कर देखो क्या लगा है, यही लगा है। इस लाइन को पढ़ो, इन दोज ईयर्स देवानंद वर्कड एज अ सर्वेयर, बिफोर दैट ही वॉज ए क्लर्क, बट बॉलीवुड वॉज हिज अल्टीमेट डेस्टिनी। तो आपको क्या लगा कि पहले सर्वेयर बना रहा होगा, फिर क्लर्क बने हुए, फिर हीरो बन गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो साफ साफ लाइन उल्टा दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले क्लर्क थे, फिर सर्वेयर, फिर बॉलीवुड हीरो बने। तो ऐसा हमारा माइंड गलती कर देता है ऐसे पैसेजेस में, तो ध्यान रखना। सो नाउ इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन देवानंद कैरियर पाथ, यू विल एंड अप बाय टेकिंग द रॉन्ग आंसर इफ यू डोंट कंफर्म वेरीफाई ईच ऑप्शन विल द गिवन पैसेज। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया गया होगा कि क्या होगा, तो मान लीजिए ये आपको क्या लगेगा, सर्वेयर, फिर क्लर्क, फिर बॉलीवुड, आपको पता लगेगा कि ऐसा है। इसीलिए हर क्वेश्चन को चेक करना जरूरी होता है। पैसे जाओ, पीछे जाकर चेक करो पैसेज में कि सही इन्फॉर्मेशन गलत कर रहे हो या सही क्लिक कर रहे हो। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट, इम्प्रूव वोकेबलरी। तो वही आपको वोकेबलरी तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। पैसेज इंग्लिश में आने वाला, इंग्लिश ही नहीं आती भाई साहब आपको, तो फिर कैसे करोगे, है ना। सो यू नीड टू फर्स्ट इम्प्रूव योर वोकेबलरी। मेरी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, पहले तो और भी बेकार हुआ करती थी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा हाउ आई इंप्रूव माई वोकेबलरी। सो वी अंडरस्टैंड दैट नाटा कॉम्प्रीहेंशन इज नॉट ऑफ द कैट और अदर एग्जाम लेवल, येट अ डिसेंट वोकेबलरी इज नीडेड। ऐसा एग्जाम नहीं आता, ऐसा नहीं पूछा गया है कि आपसे बिल्कुल ही गेट से रिलेटेड या कैट से रिलेटेड एग्जाम पूछ लिया वोकेबलरी की, भाई ये क्या पूछ लिया। लेकिन इसका मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि आप वोकेबलरी को आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन इंप्रूव योर वोकेबलरी इन 3 ways। मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, आपके 3 तरीके हैं
वोकेबलरी को इम्प्रूव करने की क्या क्या तरीके हैं? देखो, पहला ऑप्शन है इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ए वर्ड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इट्स मीनिंग बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। मान लीजिए कोई वर्ड आता है, आपको पैसेज दिया गया है और आपको वर्ड की मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो आप उसका मीनिंग पता लगा सकते हैं उस लाइन को या उसके पैराग्राफ को ढंग से पढ़ने के साथ ही। जैसे यू विल बी राइट मैनी अ टाइम, नॉर्मली सही होता है। जैसे स्लो जुडिशियल सिस्टम ऑफ द इंडिया ब्रुक्स नो फर्दर डिले इन रिमेम्बरिंग इट। अब ब्रुक का मतलब क्या होता है नहीं पता है, लेकिन आप इस पूरे पैसेज को पढ़ने चाहेंगे, उसकी लैंग्वेज समझेंगे ना, तो बता देंगे कि किसका मतलब क्या है, कि ये अब बता रहा है कि टोलरेट नहीं किया जा सकता है ना। और सो यू कैन फिगर आउट इजीली दैट ब्रुक्स मीन्स टू अलाउ और टोलरेट, कि आप अलाउ नहीं किया जा सकता है, इतना सिस्टम खराब हो चुका है ना। स्लो जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो पनिशमेंट जो जुडिशियल सिस्टम है काफ़ी डिले है। ब्रुक्स नो फर्दर डिले इन रिमेम्बरिंग, कि अब आपको ऑप्शन नहीं है कि इसको डिले करा जाए। सो सिमिलरली यू नीड नॉट नो द मीनिंग ऑफ द ईच एंड एवरी वर्ड, स्मार्ट गेस ऑल्सो। और आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा आपका। चलो, पहली टेक्निक ये है, इफ़ यू स्टिल कांट मेक आउट मीनिंग मेक इट अ हैबिट इट टू रिफर द डिक्शनरी। तो अब तो खैर डिक्शनरी हम यूज़ नहीं करते, मोबाइल फ़ोन सभी के पास होता है। आप इस वीडियो को भी मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में ही देख रहे हैं, तो सिंपल है, वर्ड आपने पढ़ा है, दिक्कत होती है जाकर चेक कर लो एक बार। इफ़ यू हैव ए स्मार्टफोन नथिंग बेटर देन दैट इंस्टॉल अ डिक्शनरी दैट मेक्स अ रेफरिंग, और आपको बहुत ईजी रह जाता है, आप उसको ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका है, लेकिन जो ये तरीका है ना, ये साइंटिफिक नहीं है। 10 वर्ड्स डेली के याद करने का मतलब नहीं होता है, ये कभी काम नहीं आते। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक बुक आती है वर्ड्स पावर मेड इजी। ये बुक है आई थिंक 125 रुपये की, अमेजोन से मिल जाएगी। इतने पैसे खर्च कर लेना, कुछ भी 100 अगर इतने खर्च कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है एजुकेशन के ऊपर। आप अमेजोन से जो खरीदो, बहुत बल्कि बुक है, अराउंड आई थिंक 700-1000 पेजेस हैं। 50 सेशंस हैं इस बुक के ऊपर, 50-60 के आसपास सेशंस हैं, और ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताया गया है। ये रूट्स के बारे में बात करता है कि कौन सा वर्ड कैसे इवॉल्व हुआ है ना। तो अगर आप इसको पढ़ोगे, अल्टीमेटली इट विल टेक 2 मंथ्स, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप इसको सोल्व कर लोगे। कोई भी कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी चीज़ होती है, वोकेबलरी कभी आप फिर फेल नहीं होगे। सिंगल सेल्फ सफिशिएंट है ये बुक। आपको डेली की सिर्फ एक सेशन करना होगा, आई थिंक 15 मिनट से लेकर आधा घंटे के अंदर आप एक सेशन कर लोगे। 2 महीने दे दो, आपकी वोकेबलरी इतनी सही हो जाएगी कि अगले बार आपसे बंदे पूछेंगे आपने कहाँ से चीज़ सीखी है। अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मे बी वी कैन स्टार्ट अ सीरीज फॉर इट, लेकिन फिर वही चीज़ रहती है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये आर्क जेनेसिस है, इट शुड रिमेन ओनली फॉर द आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स। बाकी हम लोग, अगर मैं कुछ और कोर्स की तैयारी करा था ना, तो हमारे सब्सक्राइबर अभी 10,000 है। ऑल्दो काफ़ी आपने हेल्प की है इस चीज़ के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी हो सकते थे। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि हम लोग सिर्फ आर्किटेक्चर को ही टारगेट कर रहे हैं। वी आर डेडिकेटली वर्किंग फॉर द आर्किटेक्चर प्रोफेशन। तो कभी सोचेंगे इन चीज़ों के बारे में, या फिर अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है तो वी कैन स्टार्ट अ वोकेबलरी सीरीज। लेकिन चलो अभी के लिए ये बुक खरीद लेना, अच्छी बुक है। ओके, सो रूल नंबर 6, एबल टू गैदर करेक्ट मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट इज नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट ऑब्जेक्टिवली। आप एक पैसेज पढ़ते हो, उसका मतलब ये नहीं है आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में समझ लिया, वो किसी काम का नहीं होता है। आपको उसको सही से समझना जरूरी होता है। वैन यू रीड ए टेक्स्ट, यू रीड इट विद सो मैनी बायसनेस एंड प्रिजुडिस इन योर माइंड। मतलब क्या है, देखो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मान लीजिए प्लास्टिक को आपके माइंड में क्या बना हुआ है कि प्लास्टिक क्या है, अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ है। आपके माइंड में पता क्या होगा कि प्लास्टिक है ना बहुत ख़राब चीज़ है, ये इन्वायरमेंट को ख़राब करती है, इसको लिमिट करना चाहिए। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि जो प्लास्टिक का जन्म हुआ था ना, जो इन्वेंशन हुई थी, इट वाज टू सेव द इन्वायरमेंट, क्योंकि उससे पहले पेपर यूज़ किए जाते थे और पेपर को यूज़ करने के लिए प्लांट्स काटे जाते थे। तो ऐसा बोला गया कि प्लांट को बचाने के लिए हमें पेपर को कम करना पड़ेगा। और हाउ विल यू आर गोइंग टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ द पेपर इफ वी कैन प्रोवाइड द ऑल्टरनेट दैट वाज द प्लास्टिक। या फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपके माइंड में होगा इलेक्ट्रिक कार्स क्या होती हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये इन्वायरमेंट को उतना ही नुकसान देती हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है, जो ऑथर अपने बारे में बताते हैं, कोई पैसेज होता है, अपने माइंड में ये सब चीज़ें निकाल कर फेंक दो कि ऐसा जो आप सोचते हो वही चीज़ सही है। हो सकता है तो आपको जवाब देना होता है ना, वो आपके माइंड से नहीं जवाब नहीं देने होंगे, तब तो दिया गया ना पैसेज, भाई पैसेज पढ़ो उसके बाद जवाब दो। तो ऐसे कई बार ऐसे होते हैं पैसेजेस जो आपका ओपिनियन है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, उसके काउंटर काम करते हैं। तो इसीलिए आपको सही से समझना भी जरूरी है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका, टेक अ पॉज फॉर लाइक 5 मिनट। इस पूरे की जो एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ो।
आपको समझना जरूरी है। इसको आप अटेम्प्ट नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, अपना हेडफोन लगाए और उस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करो, इस पूरी की पूरी चीज़ को समझो कि ये लाइन पढ़ो क्या बताया हुआ है, उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब दो। आपको क्या लगता है, वीडियो पॉज करके इसका जवाब दो। मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। TRAI, ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो सेलफोन वगैरह को यही डील करती है। विल इवेंचुअली टेक ए कॉल ऑन वेदर इंडिया हैज़ टू चेंज इट्स अप्रोच टू द इंटरनेट रेगुलेशन। उसको एक कॉल लेनी पड़ेगी कि वो अपने जो इंटरनेट रेगुलेशन की जो तरीका है, जो अप्रोच है, उसको चेंज करना होगा उसको। बट इज़ नॉट दैट इंटरनेट परफेक्ट द वे इट इज़। क्या फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं पैसेज में कि क्या जो इंटरनेट है वो परफेक्ट वे नहीं है, जैसा अभी भी है, परफेक्ट तो है। तो बोलते हैं अपेरेंट नॉट, एट लीस्ट दैट इज व्हाट टेलीकॉम कंपनीज बिलीव, कि नहीं है। और अगर हम कंपनीज के बारे में बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ द डॉलर्स इन सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्रिंगिंग देमसेल्फ अंडर रेगुलेटरी स्क्रूटनी, टेलीकॉम कंपनीज कांट बियर द फैक्ट दैट न्यूमेरियस एप्लीकेशन राइड ऑन देयर नेटवर्क फॉर फ्री। ये बात करते हैं कि इतने पैसे खर्च करने के बाद जो लोग इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्रिंगिंग देमसेल्फ अंडर रेगुलेटरी स्क्रूटनी, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, उसके बाद ट्राइन पर रेगुलेट कर रहा है। तो ये जो टेलीकॉम जो कंपनीज हैं, इतना जो नुकसान है, कांट बियर द फैक्ट दैट न्यूमेरियस एप्लीकेशन राइड ऑन देयर नेटवर्क फॉर फ्री, वो ये जो पेन है नहीं ले सकते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन उनके नेटवर्क फ्री में राइड करती है। और सम ऑफ द एप्स, और कुछ ऐप्स तो ऐसी भी हैं जो टेलीकॉम कंपनी से ज़्यादा पैसे वाली हैं। Some of the apps have millions of subscribers and command valuation of the billions of the dollar. ठीक है। So based on the above text, answer whether the author is against net neutrality or not. अब आपको जवाब देना है कि net neutrality का मतलब क्या होता है, वो अलग फैक्ट है, आपको फिर जानकारी होगी, मैं यार बता देता हूँ। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि आप सर्च करते हो कि आपको डाटा प्रिपरेशन करना है, तो एक आता है आर्कजेनेसिस, एक नाम और भी आता है, सपोज करते हैं XYZ। तो नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि अगर XYZ बहुत पैसे वाली कंपनी है, वो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि पैसे देकर अपना नाम पहले लेकर आ रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि आर्कजेनेसिस गलत प्रैक्टिसेस करके अपनी रैंकिंग ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो नेट का मतलब ये होता है, न्यूट्रलिटी का मतलब कि नेट को कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ को प्रेफर नहीं करना है, इट हैज़ टू बी द न्यूट्रल। ये आता है नेट न्यूट्रलिटी का। बहुत ही छोटे मैंने बता दिया आपको जल्दी, लेकिन काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, कभी डिस्कस कर लेंगे इसको भी। तो आपके सबसे क्या लगता है कि इसका ऑथर ने क्या दिया है इसको, कि नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है या नहीं है? तो आपको देखने में क्या लगता है, सबसे बताओ क्या टिक किया है आपने। अब एक काम करो, वीडियो को पोस्ट फिर से करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने सही करा है गलत करा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, कर दो उसको, मुझे भी थोड़ा लग जाता है कि जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो द मोस्ट यू रीड द आर्टिकल्स यू विल फिट इट विद योर आइडिया ऑफ एंड ओपिनियन अबाउट नेट न्यूट्रलिटी। A lot of people will choose option A as the answer that the author is against net neutrality. तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कंपनी ने इतना पैसे खर्च किए हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर को क्यों फ्री में अलाउड कर दो जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं दिखा रहा है ना, आपको ऐसा लगता है कि नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट जा रहा है, बट दिस इज रॉन्ग। क्यों? बिकॉज नो वेयर नेदर द टर्म नेट न्यूट्रलिटी ऑकर्स नॉट डज द ऑथर टेक एनी एक्सप्लिसिट स्टैंड। वो अपने से बात कर रहे हैं कि ऐसा कंपनी नहीं चाहती है, उन्होंने थोड़ा ना बोला है ऑथर ने कि नेट न्यूट्रलिटी का वर्ड ही यूज नहीं हुआ है। सो इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर आया बट इज नॉट द इंटरनेट परफेक्टली द वे इट इज डज नॉट मीन दैट द ऑथर इज अगेंस्ट नेट न्यूट्रलिटी। इसका मतलब कहीं से कहीं तक मतलब नहीं है कि जो ऑथर है वो नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी, एज इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। अब आई थिंक आप मुझे बताओ कि आपने सही करा है गलत करा है। तो गलती करना गलत ना होता है, अच्छी बात है, अगर आपने गलत भी करा हुआ आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ इतना ही था कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो, अपने माइंड में प्री कंसीव्ड माइंड लेकर मत चलो किसी भी चीज़ के लिए। अपने आप को पूरा रैशनली सोचो कि जो पैसेज के बारे में दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको उसी से जवाब ढूंढना है, ठीक है। वो भले ही जो सोशल नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट क्यों ना जाता हो। So therefore start practicing reading without bias in mind. Make it habit for the first empty your mind. मैं हमेशा इसी बोलता हूँ, हमारी सोसाइटी इतना प्रेशर क्रिएट करती है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन डाल देती है, आपके माइंड को ब्लॉक कर देती है। आप यस यू हैव द फुल राइट टू एक्सेप्ट एनीथिंग और टू रिजेक्ट एनीथिंग। अगर आपको लगता है कि अनुराग सर अच्छे हैं या बुरे हैं, आप अच्छे पसंद करते हैं, मैं भी रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि अनुराग सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, मैं तब भी एक्सेप्ट करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा मानना ये है कि आप खुद डिसाइड करो, रादर देन किसी और की बात सुनने से बेटर है आप खुद फैक्ट को स्टडी करो, देखो, अपने
अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना स्टैंड लो, बट ठीक है. एंड देन रीड एनी आर्टिकल ऑब्जेक्टिवली बिकॉज नाटा कैन ट्रिक कैंडिडेट्स गिवन ऑप्शन इन सच अ वे दैट अपेरेंटली करेक्ट आंसर विल रिफ्लेक्ट द प्रेजुडिस ऑफ द मेजोरिटी. तो कभी कभी ऐसे हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि मैंने सही करके आया हूँ, बट अगर आप देखेंगे कि ऑथर के हिसाब से वो कुछ और ही बात कर रहे हैं. सो बी केयरफुल. ठीक है. नेक्स्ट चलो आपसे बात करते हैं रूल नंबर 6 की, रीडिंग स्पीड. कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी एंड द रीडिंग स्पीड आर वेरी क्लोजली कोरिलेटेड. आपको पढ़ने की समझ कितनी है, एबिलिटी कितनी है और आपकी स्पीड कितनी है, वो कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेटेड है. Contrary to the popular belief, you need not to be superhuman reading. आपको ऐसा भी नहीं होना है कि अच्छा मेरी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब 1000 वर्ड्स आप 1 मिनट में पढ़ रहे हो, बस पढ़े जा रहे हो, समझ में आ रहा है. भाई ऐसा भी जरूरत नहीं है, नाटक एग्जाम है ये. ठीक है. सो हाउएवर इफ यू आर टू स्लो, 50-60 वर्ड्स 1 मिनट के अंदर ठीक है, क्योंकि 150 वर्ड्स आ रहे हैं. तो अगर आपने 50 वर्ड्स भी आप पढ़ते हो 1 मिनट के अंदर, लेट्स से 1 सेकंड फॉर 1 मिनट, 1 सेकंड फॉर 1 वर्ड, तो अल्टीमेटली आपके 2-3 मिनट लगेंगे, काम खत्म हो जाएगा. देन ऑल्सो यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड दी टेक्स्ट प्रॉपर्ली एंड यू लूज टाइम इन द एग्जाम टू. तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको 200 वर्ड्स के आसपास पढ़ने होंगे 2-3 मिनट के अंदर. तो आपको बेसिक ऐसा ज़्यादा स्लो भी ना हो जाए, और अगर आपका स्लो भी हो तो थोड़ा सा ट्राई करो इसको इम्प्रूव करने के लिए. यू विल इनफ टाइम टू री रीड द पैसेज टू अंडरस्टैंड इट. और जल्दी पढ़ लेते हो तो फायदा होगा आपको, क्योंकि आपके पास जल्दी पढ़ते हो तो आपके पास टाइम मिल जाता है कि दोबारा से वापस मैं उसको पढ़ सकता हूँ. ठीक है. तो ये कैसे इंप्रूव होगी? पढ़ाई करके. और कोई सोल्यूशन थोड़ा ना है इसका. Moreover, you can refer to the passage again and again in case you have doubt between the option. It's a misconception. एक गलत misconception ही एक्चुअली गलत होता है. It's a misconception that you can solve the comprehension by reading the passage just one. लोग ये बहुत गलत तरीका होता है. लोग सोचते हैं कि आपने एक बार ढंग से पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन पे जा करोगे तो क्लिक करके आ जाओगे. देखो, अगर एग्जामिनर चाहे ना, वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप 10 बार पढ़ोगे तब भी जवाब देने प्रॉब्लम आएगी आपको. ठीक है. सो वी आर नॉट सुपर सेलेस्टियल बींग्स, मतलब ऐसे भगवान थोड़ा ना है, सुपरमैन या फिर स्पाइडरमैन या फिर आयरन मैन, ऐसा थोड़ा है कि एक बार देख लिया सबको याद हो गया. सो वी आर नॉट सुपर सेलेस्टियल बींग्स हु विल रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ द आर्टिकल रीडिंग इट वंस. नहीं, ऐसा नहीं होता है. द पर्पस ऑफ द फर्स्ट रीडिंग इज टू गेट द एसेंस और जिस्ट ऑफ द पैसेज. तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए? पहली बार रीडिंग करते हो कि देखो किसके बारे में बात चल रही है, क्या बताना क्या चाहता है होता है. नाउ देयर विल बी सेवरल माइनर डिटेल्स. तो आपको जो डिटेल्स होंगी उनको जाकर फिर से स्टडी करो. देखो एक बार पहले, कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि काम करो डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पढ़ लो, तो आपको पता चल जाता है कि पैसेज में क्या क्या चीज़ें जरूरी है. देखो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ये टेक्निक मेरे लिए काम नहीं करती है. बाकी अगर आपको टेक्निक काम करती है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा, जो ट्राई करना है ना तो घर बैठे कर लेना. ये एग्जाम में जाकर मत करो, 1 साल खराब होगा आपका. तो यू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. आप देखो आपकी टेक्निक क्या है. आइदर यू कैन डायरेक्टली स्विच टू दी क्वेश्चंस. एक बार क्वेश्चन को देखो क्या क्या बात की गई है, फिर आप कॉम्प्रिहेंशन पर आओ, पैसेज पर आओ, उसको पढ़ना स्टार्ट करो, तो आपको पता हो जाएगा अच्छा ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पूछी गई है तो आई हैव टू गिव मोर अटेंशन. या फिर दूसरा तरीका जो मुझे लगता है अच्छा ये है कि आप पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लो जल्दी, लाइक 1 मिनट लगा कर देख लो. आपको आइडिया लग जाता है कि पैसेज किसके बारे में बात किया गया है, पैसेज के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है, डिफिकल्ट है, ईजी है. फिर क्वेश्चन पर आकर एक बार क्वेश्चन जल्दी देख लो, अब दोबारा पैसेज पे जाओ, आप उसको समझ सकते हो. ये टेक्निक मेरे लिए काम करती है, आपके लिए काम करती है नहीं करती हो वो आप चेक कर लेना घर बैठ कर प्रैक्टिस करके. ठीक है. सो अगर अभी तक जो मैंने समझाया है टू समराइज द की लेसन्स, तो ये चीज होती है बी केयरफुल फॉर एक्सट्रीम एंड एम्फेसिस वर्ड लाइक ओनली. अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑथर, आपको पैसे देखो ऑथर ने लिखा है, तो ऑथर भी कोई बेवकूफ आदमी थोड़ा ही ना है कि नहीं सब कुछ गलत है, बिल्कुल सब कुछ सही है. वो भी रैशनल लोग होते हैं. अगर आपके ऑप्शंस के अंदर ऐसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं वेरी स्ट्रिक्ट लाइक ओनली, कि नहीं सिर्फ यही ऐसा सही हो सकता है, या फिर नेसेसिटी, परमानेंट, टोटली, या फिर कंप्लीटली, वो मोस्टली गलत होते हैं या फिर थोड़ा ध्यान समझने वाली बात है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ऑथर ये बोल रहा है कि जो प्लास्टिक है वो हमेशा ही नुकसान देती है, तो थोड़ा समझो कि ऐसा नहीं हो सकता है. प्लास्टिक कहीं ना कहीं फ़ायदा भी करती है ना. कई सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक के बिना पॉसिबल नहीं है. या फिर हम बात करें कि अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है वो नेसेसरीली इंटेलिजेंट होगा, तो यहाँ पर वर्ड जो आते हैं नेसेसरी टाइप के, वो थोड़े से थोड़ा पॉज करो, समझो कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर से जाकर पैसेज को फिर से रीड करो, फिर से उस पर आओ. ये नॉर्मली गलत होते हैं. या बोला जाए कि मान लीजिए इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है, या फिर हम बात करें कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है सोसाइटी के लिए, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स नॉर्मली गलत होते हैं. नॉर्मली ऑथर कोई भी इनको यूज़ नहीं करता है. अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो ऑथर ऑल्सो अवॉइड टू यूज दिस काइंड ऑफ द वर्ड्स.
ठीक है। तो आपको थोड़ा कीवर्ड्स पर ध्यान रखना है। आपको जब आप ऑप्शन क्लिक करते हैं, जो आपके क्वेश्चंस लिखा होगा 4 ऑप्शंस होंगे, तो अगर 4 ऑप्शन में समझ में नहीं आया आपको, तो पहले क्या करो, सही ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है सो स्टार्ट एलिमिनेटिंग कि अच्छा ये तो फालतू का ऑप्शन है, इसको अलग हटा दो। ऑप्शन बी को भी हटा दो कि इसमें थोड़ा सा लग रहा है, ऑप्शन ए और सी बचा रहेगा। तो व्हेन यू आर हैविंग द लेस ऑप्शंस, लाइफ बिकम वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, तो ये देखो, फिर आता है वाइल रीडिंग ट्राई टू गेट द एसेंस। वही चीज़ है कि एक बार पढ़ोगे तो आइडिया लग जाना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। इवेल्युएट द ऑप्शन इन द राइट ऑफ द एसेंस ऑफ द पैसेज। फिर जो आपने ऑप्शन क्लिक किया है उसको फिर से जाकर पैसेज पे फिर से जाकर चेक कर लो कि आपने सही किया नहीं किया। स्टिक टू व्हाट द पैसेज टेल यू, डोंट एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम द पैसेज, डोंट रीड टू मच बिटवीन द लाइन्स, रीड केयरफुली ऑब्जेक्टिवली। ध्यान से समझो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बाल की खाल निकालने बैठे हो, एक बार थोड़ा रैशनली समझो उस चीज़ के लिए। कीप अ चेक ऑन जनरल एंड ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट, उनमें भी ध्यान रखो कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं बहुत ही हार्ड सो नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको टेक्निक बता दी है कि क्या क्या करना है कॉम्प्रिहेंशन का। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो बताना। साथ के साथ ही मैं आपको अभी क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं, लेट्स सी कि कितने लोगों से जवाब दे पाते हैं। और मैंने आपको बताया है कि हमारे जो लास्ट बैच है वो चल रहा है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हो आपको रिकॉर्डिंग या फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि आपकी एक्स्ट्रा क्लास देके वाला जो चैप्टर आपके मिस हुए हैं वो हम आपको करा दें। तो सिंपल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दिस इज़ अ डिटेल जिसके अंदर हम लोग फिर से बता देता हूँ 30 लाइव वीडियो क्लासेस होंगी कंप्लीटिंग दी ऑल नाटा एग्जामिनेशन। लास्ट ऑप्शन फॉर यू, नॉट द लास्ट ऑप्शन, लाइक ये हमारा अगर आप हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारा बैच आगे कोई नहीं आएगा इस सीज़न के लिए नॉर्मल कंडीशंस में, क्योंकि हम लोग अब थोड़ा खुद के कमिटमेंट्स हैं। आपको बुकलेट वगैरह मिलेंगी, साथ में आपके 15 मॉक टेस्ट होंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। 5 मतलब 4 हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, 2 पहले लिए थे नाटा से पहले, एक अभी हुआ है इस वीकेंड्स, और आपके 4 टेस्ट और जाएंगे साथ साथ, 3 और जाएंगे, 3-4 जो भी आएंगे साथ में आपको ये हम कवर कराएंगे। ये पूरा का पूरा होगा रिडल्स, प्लान बेस्ड क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, एरिया, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, पेंटिंग एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए नंबर पर कॉल बैक करो, मैसेज करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। टोटल कॉस्ट इज 12,000 रुपीज़। और बाकी ये सब चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस करने, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैं काम करता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए देखा जाता हूँ। दिस इज़ अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 001। ये हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी कोडिंग की जाती है सो दैट कि इन फ्यूचर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बात करें। तो आप एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन, इस पूरे पैसेज को पढ़ो। कॉम्प्रिहेंशन है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो इसके 4 क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 ऑप्शन हैं ABCD, सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके ऑप्शन हैं ABCD, फिर से चेक सॉल्व करो। तीसरा क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन हैं, तो आप मुझे बताओ 1 2 3 4 करने के बाद कि आपको क्या लगता है। और द लास्ट क्वेश्चन इस ये आपको बताना है, वही सेम चीज़ है। 4 क्वेश्चन है, चारों आपको छोड़ कर जाता हूँ मैं। इसका जो इस वीडियो जो एक क्वेश्चन है इसका आंसर मैं दूसरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में उसके आपको ऑप्शन बता दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग योर प्रीशियस टाइम एंड प्लीज सपोर्टिंग अस, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सी यू, कीप सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स।